हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। तो हम पढ़ा रहे हैं मूर्ति कला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां। भारत के विभिन्न प्रांतों में मौर्यकालीन अन्य प्रस्तर कलाकृतियां मिलती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोधगया का बिरजासन और बेसनगर से प्राप्त दो स्तंभ शीर्ष और उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में अशोक के कालसी शिला प्रज्ञापन के साथ उत्कीर्ण हाथी के रेखांकन हैं। बोध गया का बिरजासन। बोध गया में एक बलुए पत्थर का बिरजासन पाया गया है, जिस पर मौर्यकालीन ओपदार पालिश है। चौकोर आसन का तल तरासे गए तिकोने से तथा इसकी अगली किनारी हंस तथा मुच कुंद पुष्पों से अलंकृत है। यही डिजाइन अशोक के सांची वाले सिंह शीर्षक के घेरे में भी दर्शित है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने जिस बिरजासन पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था, आगे चलकर सम्राट अशोक ने भी उसी बिरजासन के ऊपर बोधि गृह का निर्माण करवाया और इसके ध्वस्त हो जाने पर कालांतर में पुनः उसी बिरजासन पर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मंदिर का निर्माण हुआ। कनिंघम द्वारा उत्खनन करवाने पर इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। धौली चट्टान का हाथी। उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है, यानी उसका शिलालेख मिला है, और इसी चट्टान के अग्रभाग में यानी कि आगे के भाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण माना जाता। हाथी का संपूर्ण शरीर बलिष्ठ व समानुपातिक है। देखने से ऐसा जान पड़ता है कि हाथी चट्टान के अंदर से बाहर आ रहा है। देखने से ऐसा माना जाता है। कालसी शिला प्रज्ञापन का हाथी। कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन उकेरा गया है, जिसके पैरों के बीच में भी ब्राही लिपि में लेख उत्कीर्ण है, मतलब ब्राही लिपि में लेख लिखा हुआ मिलता है। गजतमे यानी सर्वश्रेष्ठ हाथी। विद्वानों का मानना है कि यह श्रेष्ठ हाथी बुद्ध का प्रतीक है, जिसे उनकी माता माया देवी ने स्वप्न में आकाश से प्रकट होकर अपनी दाई कुची में समाते देखा था, मतलब माया देवी ने अपने सपने में देखा था। धौली का यह हाथी भी शायद इसी कारण उत्कीर्ण किया गया होगा। बेसनगर के स्तंभ शीर्ष। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग दो स्तंभ शीर्ष मध्य प्रदेश के बेसनगर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसमें से एक स्तंभ शीर्ष कल्प वृक्ष के रूप में, तो दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया हुआ है। कल्प वृक्ष से वस्त्र आभूषणों को लटकते एवं उसके नीचे सिक्कों से भरे थैले दर्शाए गए हैं। कल्प वृक्ष स्तंभ शीर्ष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है, मतलब कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में मिला हुआ रखा गया है। ताड़ वृक्ष स्तंभ शीर्ष पवाया तथा दूसरा कौशंबी के निकट मैनहाई नामक गांव में प्राप्त हुए थे और वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में है। यक्ष प्रतिमाएं। कला की परंपरा या प्रमाण उन महाकाय यक्ष प्रतिमाओं द्वारा प्राप्त होता है, जो मथुरा से उड़ीसा, वाराणसी से विदिशा और पाटलिपुत्र के सुपरिक तक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। पत्थर में निर्मित विशाल आदमकद मूर्तियां चारों ओर से काटकर बनाई जाती थीं। इनमें सम्मुख दर्शन की विशेषता है। इनकी शक्ति महापिरमाणकाय और प्रभा विष्णु रूप से ज्ञात होता है। ये कि देवताओं की मूर्तियां हैं। कुछ उल्लेखनीय यक्षी प्रतिमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मथुरा जिले के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष मूर्ति। इसकी चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे मां निभद बराबर मणिभद्र की संज्ञा दी जाती है। नंबर 2, मथुरा जिले के बारोद ग्राम से प्राप्त है एक यक्ष की। नंबर 3, मथुरा जिले में झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी की यक्षी है। नंबर 4, भरूच जिले में नोह ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति है। नंबर 5, वेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, जिसका स्थानीय नाम तेलिन है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। नंबर 6, प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुख यक्ष भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 7, सोपारा सुपरिक से प्राप्त यक्ष मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से मिली हुई अनेक यक्ष मूर्तियां हैं।
नंबर 9 अहिच्छित्रा के फल्गु बिहार से प्राप्त कुशाणकालीन यक्ष की मूर्ति है। नंबर 10 मेहरौली से प्राप्त यक्षी की। नंबर 11 कुरुक्षेत्र में आमीन से प्राप्त यक्ष की मूर्ति है। नंबर 12 विदिशा में बेरू और वेतवा के संगम से प्राप्त यक्ष है। और नंबर 13 पटना जिले से प्राप्त दो मुही यक्षी है। नंबर 14 पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति जिस पर लेख उत्कीर्ण है एवं मौर्य चमक भी वर्तमान में पटना संग्रहालय में संग्रहित है। नंबर 15 पवाया गुजरी महल ग्वालियर में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। नंबर 16 पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त चामर धरीड़ी यक्षी प्रतिमा जिस पर मौर्य शैली की चमक है, यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्ष प्रतिमाओं की विशेषताएं। मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमाएं तत्कालीन यक्ष पूजा की परंपरा पर प्रकाश डालती हैं और उस युग के लोक धर्म को उजागर भी करती हैं। भारत में यक्ष पूजा अत्यंत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से उत्कीर्ण मोहरों पर कुछ ऐसे दृश्यांकन हैं जिनसे तत्कालीन यक्ष पूजा का संकेत मिलता है। मतलब वहां की मोहरों को देख के पूजा का संकेत मिलता है। यही नहीं, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य, महाकाव्यों और जैन बौद्ध साहित्यों में से यक्ष परंपरा के साक्ष्य प्राप्त हैं। अथर्ववेद में यक्षों की पूर्ण तथा कहा गया है। महाभारत में आरण्यक पर्व में विरूपाक्ष महाकाव्य यक्ष ताल समुच्चयम कहकर यक्ष प्रतिमा की प्रशंसा की गई है। रामायण में यक्ष को अमर कहा गया है। यक्ष त्वम ममरम महामयूरी ग्रंथ में देश विदेश के विभिन्न नगर देवता के रूप में यक्षों की सूची दी गई है। महाभारत में ऐसे विवरण हैं कि पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियां यक्ष पूजा के लिए जाया करती थीं। मतलब जो पुत्र को पाना चाहती थी वो वहां की उनकी यक्ष की पूजा के लिए जाती थी। यही यक्ष परंपरा किसी न किसी रूप में आज भारत के गांव में बरम बाबा ब्रहा अथवा जख्न जखैया यक्ष यक्षी के रूप में विद्यमान है। नंबर 1 यक्ष प्रतिमाएं आदमकद हैं। इनके गात अत्यंत मसल और बलिष्ठ हैं। ये चतुर्मुख दर्शन के आधार पर काटकर बनाई गई हैं। ये पृथक रूप में खड़ी हैं पर उनके दर्शन का प्रभाव सम्मुखहीन है, मानो शिल्पी में उन्हें सम्मुख दर्शन के लिए गढ़ा हो, ऐसा माना गया है। इनके वस्त्रों में सिर पर पगड़ी, कंधों और भुजाओं पर उत्तरीय जो छाती पर से होकर जाता है, कमर पर कटिबंध व घुटनों के नीचे तक की धोती है। इनके आभूषण के कानों में भारी कुंडल, गले में भारी कांठ, छाती पर चपटा तिकोना हार, हाथ में भुजबंद और कंगन उत्कीर्ण हैं। मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश वाली एक दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदमकद चामर धरणी यक्षी प्रतिमा उपयुक्त सभी यक्षी प्रतिमाओं में सुंदर, सजीव और नारी सौंदर्य का उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करती है। ये रेखा चित्र है 149 में ये दिखाई गई है। ये है मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश। मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश के संदर्भ में वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक भारतीय कला में पॉलिश की परंपरा को अनेक उदाहरण देकर बताया गया है। आपने महाभारत के लगभग 1 दर्जन ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें चमकदार पॉलिश का उल्लेख है। अपास्तंभ सूत्र, सलक्षणी कोण, सलक्षणी कुर्वंत शब्दों द्वारा मृद भांडों को चमकदार बनाने की विधि दी गई है कि किस प्रकार चिकना करने के मसालों से उसे चिकना किया जाता था। काले ओप के बर्तन 600 से 200 ईस्वी पूर्व सारे भारत में प्राक मौर्य और लगभग मौर्यकालीन स्थलों पर पाए गए हैं। अन्य उदाहरणों में पीपर हवा स्तूप से प्राप्त क्रिस्टल की अस्थि मंजूषा पटना से मिली उस काल की 2 यक्षी तथा दीदारगंज पटना की चामरधारिणी यक्षी और लोहनीपुर पटना से तीर्थंकर का धड़ इसी ओपदार पालिश से अलंकृत है। तक्षशिला के सिर भीर नामक टीले के उत्खनन से प्राक मौर्य काल के 2 पाषाण व्रत मिले हैं जिन पर ओपदार पॉलिश है। इससे पता चलता है कि पॉलिश का प्रयोग मौर्य युग से पूर्व की तक्षशिला में होता था, ऐसा माना गया है। मौर्यकालीन कला की विशेषताएं। नंबर 1 मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। मौर्य काल की दूसरी विशेषता इस युग की एक प्रकार की चमकदार पॉलिश थी। पाटलिपुत्र का राजप्रसाद दीदारगंज पटना से पाई गई चामरधारिणी यक्षी और सारनाथ से मिले अशोक के शिला स्तंभ का शीर्ष इस प्रकार के पॉलिश के सुंदर नमूने हैं।
मौर्यकालीन कला की तीसरी विशेषता धर्म का प्रचार थी। इस काल में बौद्ध तथा जैन धर्मों को चतुर्दिक प्रचार प्रसार में कला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु राज्य भर में अनेक स्थानों पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था तथा स्थान स्थान पर एक ही पत्थर से बने 30-40 फीट के ऊंचे स्तंभ खड़े करवाए थे और जिन पर अशोक के धर्म का लेख अंकित करवाए थे, मतलब अशोक के धर्म का लेख लिखवाया गया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां भी उकेरी गई थी। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।